नमस्कार। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर नहीं हो सकता। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर नहीं हो सकता। वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। नमस्कार, आपका स्वागत है SRS वे पर। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ और एक नई स्टोरी के साथ। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। बताइएगा ये मैं इस कहानी में कहाँ तक पहुँचा हूँ और क्या मैंने बाखूबी इस सारांश को प्रस्तुत कर पाया है। चलिए आइए आप बताइएगा ये कहानी कौन है। ये कहानी है बता देता हूँ। ये कहानी है सवा सेर गेहूँ। एक गांव होता है और एक गांव में एक किसान होता है और उस किसान का नाम शंकर होता है। अब शंकर ठहरा बड़ा सीधा साधा, ना किसी से लेना ना किसी से देना, ना किसी से ज़्यादा मेल ना किसी से ज़्यादा मिला, बड़ा ही सीधा ठहरा। जो इंसान सीधा होता है वो उसे ठगे जाने का डर भी नहीं होता है अपने जीवन में। तो वो सीधा साधा ठहरा, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी। और आदत क्या थी कि उसके यहाँ कोई भी अतिथि आता था, उसका वो सत्कार किए बिना उसे छोड़ता नहीं था, उसका वो अतिथि सत्कार करता था। होता क्या है कि एक बार उसके यहाँ एक साधु महात्मा आ जाते हैं और वह महात्मा का बखूबी स्वागत करता है। लेकिन अब बात खाने की आती है तो उसके यहाँ जौ होता है। अब वो जौ कैसे अतिथि को दे, साधु महात्मा को दे। अब वो क्या करता है कि सोचता है कि मैं इनको देवों का खाना दूँ। तो उस समय जौ की जगह आटा जो था वो बहुत मूल्यवान खाद्यान्न माना जाता था। तो उस आटे यानी मतलब गेहूं को मांगने वो पूरी गांव जाता है। जब वो गांव जाता है देखता है कि उस गांव में किसी के यहाँ अतिथि का भोजन नहीं था। एक पुरोहित होते हैं, उन पुरोहित के यहाँ अतिथि का भोजन होता है और वह एक सवा सेर जो होता है वो गेहूं मांग कर लाता है, अपनी पत्नी को देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इस गेहूं को पीसो और जो अतिथि आए हैं, जो साधु महात्मा आए हैं, उनको खिलाओ। तो अतिथि साधु महात्मा को गेहूं की रोटियां दी जाती हैं, वो खाते हैं, सोते हैं। और सोने के बाद जब वो सुबह उठते हैं और सुबह उठ के आशीर्वाद देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। होता क्या है कि अब सवा सेर गेहूं का आटा बन जाता है, वो खाते हैं और अतिथि का सत्कार बड़े अच्छे से हो जाता है। अब इतने में कहानी में ट्विस्ट आता है। शंकर नाम का जो किसान होता है उसका एक छोटा भाई होता है। अब वह जो उसका जो छोटा भाई होता है, छोटा भाई भी लड़कर अलग हो जाता है। अब 2 बैल थे, एक बैल हो जाता है। अब 5 बीघा ज़मीन, 2.5 बीघा ज़मीन पड़ जाती है। अब जो वो अच्छे किसान थे, अब वो अच्छे किसान न रह के मजदूर हो जाते हैं और रोज़ सुबह मजदूरी पर जाते हैं और शाम को मजदूरी पर लौट कर आते हैं। अब धीरे धीरे दोनों गरीब होते हैं। इस तरह से कहानी में एक ट्विस्ट और आता है और 7 बरस बीत जाते हैं। एक दिन जो शंकर नाम का किसान होता है वो लौट कर आ रहा होता है मजदूरी से। जब वो मजदूरी से आता है तो उसको वही पुरोहित मिल जाता है। पुरोहित कहता है कि भाई अपने बीज बैंक का हिसाब ले लीजिए, आपके बीज बैंक में आकर अपना हिसाब लीजिएगा आके। कहता मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, मैं क्यों आऊँ आपसे कोई हिसाब लेना है ना। कह रहे तुम्हारे लेना देना है, तुम्हारे हिसाब में 5 टन गेहूं लिखा हुआ है, 5 टन गेहूं लिखा हुआ है, आके अपना हिसाब किताब कर जाना है। उसने कहा मैंने अपने जीवन में किसी से छटाक भर उधार नहीं लिया है। तो अब कहता है मैंने कभी उधार नहीं लिया और मेरे हिसाब में 5 मन गेहूं, ये असंभव बात है। तो दोनों में वार्तालाप होता है। कहता है कि फिर वो उसे याद दिलाता है 7 वर्ष पहले तुम जो सवा सेर गेहूं ले गए थे, आज उनको हिसाब किताब जोड़कर वो 5 मन हो गए। अब वो कहता अरे ये राक्षस रूपी भूत आपने क्या बना दिया, आपने इस पर ब्याज लगा लगा के इतना कर दिया, मैं इसे कैसे दूंगा, मैं इसे ज़िंदगी में दे पाऊँगा। तो हिसाब किताब लगाया जाता है। पता चलता है कि 60 रुपये का गेहूं होता है और उसकी लिखाई स्टम्प सब मिलाकर जो हो जाते हैं 60 रुपये का गेहूं और 15 रुपये और हो जाते हैं, कुल टोटल 75 रुपये का हिसाब किताब बन जाता है। अब फिलहाल अब क्या करता, पुरोहित की बात थी। पुरोहित का भाई कर्जा कैसे ना देता। तो पुरोहित का कर्जा तो देना बहुत ज़रूरी था। तो उसको अगले जन्म में कैसे राहत मिलती।
तो वो क्या करता है, खूब मेहनत करता और दिन भर मजदूरी करता, ना दिन जानता ना रात जानता, ना दोपहर जानता, गर्मियों की दोपहर जानता, ना शीत ऋतु जानता और इस तरीके से उसके हिसाब से मेहनत करता है और पैसे 60 रुपये जुटाता है और 60 रुपये जुटाकर पुरोहित के पास पहुंचता है। कहता है मैं आपका जो अदायगी की पहली जो रस्म होती है मैं लेकर आया हूँ 60 रुपये। तो पुरोहित कहता है क्या चुरा के लाए हो? नहीं, कहता मैं मेहनत करके लाया। कहता जो बचे हुए 15 रुपये हैं अब वो पहले दो आके तब ये हिसाब किताब माने कर मैं बताओ मैं 15 रुपये कैसे दे पाऊँगा। तो पूरे गांव में टहलता और 15 रुपये उसे नहीं मिलते हैं। फिर वो परेशान हो जाता, परेशान होकर फिर क्या करता है वह, अब उसे चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं, मतलब पैसा दे चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं कर्जा चुकाने की। अब चरस गांजा भांग बेचने लगता है, अब उसे कर्जे की चिंता ख़त्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे इस बात को 3 साल बीत जाते हैं और जो पुरोहित होता है वो भी एक अच्छे शिकारी की तरह इंतज़ार करता है और किसी बात को नहीं कहता। 3 साल के बाद अपना वही खाता लेकर जाता है। कहते जो तुम्हारे 15 रुपये बचे थे आज वो 120 रुपये होते। कहते हैं हे पुरोहित तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अपने जीवन में कैसे ये 120 रुपये अदा कर पाऊँगा। कहता ठीक है लेकिन आपको अदा तो करना पड़ेगा, नहीं तुम कहीं भाग कर जाओगे, मैं तुम्हारा लड़का अदा करेगा, तुम्हें अदा तो पैसे करने। वो बड़ा परेशान हो जाता, सोचता मैं क्या करूँगा, कैसे अदा करूँगा। कि तो उसे वो जो पुरोहित होता है कहता तुम्हें मेरे यहाँ मजदूरी करना है, मैं साल में 1 कंबल दूंगा और थोड़ा बहुत अनाज दे दूंगा तुम्हारे घर के लिए, तुम्हें मेरे यहाँ मजदूरी करना है। अब 120 रुपये के लिए वह उसके यहाँ मजदूरी करना शुरू कर देता है। सुबह से शाम तक उससे काम लिया जाता है, उसका शोषण किया जाता है और उसे इनाम में क्या मिलता है, सिर्फ एक जाड़ों में कंबल और थोड़ा सा अनाज, जिससे उसके परिवार की रोजी रोटी नहीं चलती है। पत्नी और छोटे बच्चे मिलकर खेत में काम करते हैं और अपना पेट पालते हैं। इस तरह से 20 वर्ष बीत जाते हैं और काम करते करते और इस अंततः उसका अंत हो जाता है और वह स्वर्ग सिधार जाता है। अब 20 वर्ष के बाद जो पुरोहित था वो भी कह तो नहीं सकते, तो वो सोचता है कि मैं अब ईश्वर के यहाँ जाकर इससे कहाँ पैसा लूँगा, चलो मैं इस पे दया करता हूँ और इसके पुत्र की गर्दन पकड़ता हूँ। वह इसके पुत्र की गर्दन पकड़ता है और कहता है तुम्हारे पिताजी जो उधार करके गए थे वो 20 रुपये 120 रुपये तुमको चुकाने। तो पुत्र भी आज तक उनके यहाँ काम करता रहा और उसकी भी ज़िंदगी काम करते करते बीत रही है और ना असल चूक पा रहा है ना सूद चूक पा रहा है। तो पिताजी काम करते करते मर गए और बच्चा भी काम करते करते मर गए। तो बताइएगा ये कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। जब बच्चा काम करने लगता है यहीं से कहानी का अंत हुआ। तो बताइएगा मेरी कहानी आपको कैसी लगी। और ये कहानी का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है और इस कहानी का नाम है सवा सेर गेहूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा और साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है SRSB, बिल्कुल नया बनाया है, मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ उसको। ठीक है। अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार स्टोरियाँ सुननी हैं, मोटिवेशन स्टोरियाँ सुननी हैं तो आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब भी कोई नई स्टोरी पड़ेगी तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। इसी के साथ नमस्कार।